बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के केस की समाअत की, जो कि समाअत नहीं हो सकी और समाअत के बगैर ही केस जो है वो 11 जून तक मुलतवी हो गया है। 58 मिनट के इंतज़ार की कहानी है। 58 मिनट तक हम इंतज़ार करते रहे और ये भी आगे चल के बात करते हैं कि अब ये केस 3 दिन के लिए एडजर्न हुआ है या 3 माह के लिए ये एडजर्न हो जाएगा। आज की समाअत भी खासी अहम थी। उसकी रीज़न ये है कि जितनी हाइप क्रिएट हो चुकी है, जितना एक अब मफरूज़े सामने आ रहे हैं, जितनी अफ़वाहें सामने आ रही हैं, जितने दावे सामने आ रहे हैं, जितने इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं और एक माहौल इस तरह का बना दिया गया है वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ कि उनका केस कमज़ोर है, उसमें कुछ नहीं है और पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपको पता है इसके ऊपर मैं तफसील से बात सारी चीज़ों पर कर चुका हूँ और अगर आप उन चीज़ों को सुनना चाहते हैं तो जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के केस की जितनी समातें हैं, उनका अहवाल है, उससे रिलेटेड वीडियोज़ हैं, वो अगर मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में आप जाएँगे तो उस प्ले लिस्ट में वो तमाम वीडियोज़ मौजूद हैं। जो लेटेस्ट 3-4 हैं वो भी मौजूद हैं। एक तो ये हुआ कि कल ख़बर आ चुकी थी कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं, उनका कोरोना टेस्ट हुआ और वो पॉजिटिव आया। जैसे ही उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया तो उसके बाद खदशात तो थे, ज़ाहिर है कि पता नहीं आज समाअत होगी नहीं होगी, लेकिन हुआ ये कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के साथ उस बेंच में जो है वो जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब भी शामिल थे। बेंच नंबर 2, बेंच नंबर 2-3 जो भी जिस बेंच में भी वो पहले मौजूद थे अमीनुद्दीन साहब। तो अमीनुद्दीन साहब, याहिया अफरीदी साहब और मेरा ख्याल है मुशीर आलम साहब, या बहरहाल याहिया अफरीदी साहब ज़रूर उस बेंच में थे। और याहिया अफरीदी साहब इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो इस 10 रुकनी जो बेंच है उसका भी हिस्सा हैं, जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का केस सुन रहा है। तो आज जैसे ही 11:30 हुए सब लोग मुंतज़िर थे। तो शुरू में ही कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होने लग गई। पहले 10 कुर्सियाँ लगी हुई थी, फिर 8 कर दी गई, फिर 9 कर दी गई। तो यहीं से चहमुगइयाँ शुरू हो गई और सबकी नज़रें जो हैं वो उस दरवाज़े पर लगी हुई थी जिस दरवाज़े से जजेस आते हैं, और सब उस दरवाज़े को ऐसे देख रहे थे जैसे मुफ्ती मुनीब साहब और रोयत हिलाल कमेटी जो है वो चाँद की तरफ चाँद को ढूंढ रही होती है। सब देख रहे थे कि कब जो है वो जजेस आएँगे। और वैसे एक पैटर्न होता है, जजेस से पहले जो अदालती अमला है वो 10 अगर जजेस हैं तो 10 जो अदालती एहलकार हैं वहाँ पे वो जो गाउन लेकर जाते हैं, 10 अदालती एहलकार और जजेस को वो गाउन पहनाते हैं। जजेस गाउन पहनकर और आते हैं, फिर वो चेयर्स को पीछे करते हैं, जजेस बैठते हैं और फिर वो चेयर को आगे कर देते हैं। ये वो 10 अदालती एहलकार जो कुर्सियों के पीछे खड़े होते हैं, या जब जजेस ने जाना होता है उठ के तो फिर वो चेयर्स पीछे करते हैं। ये जो एक प्रोटोकॉल होता है अदालत का। तो पहले वो गाउन उठा के लेकर गए तो ऐसे लगा कि बस जजेस आ रहे हैं। कुछ देर बाद 2-3 आए, उन्होंने गाउन रख दिए, फिर लगा कि नहीं आ रहे। फिर एक आया उठा के ले गया, तो वो पूरी एक वहाँ पे चलता रहा। इस दौरान पूरे कमरे अदालत में जितने वकला बैठे थे, सहाफ़ी बैठे थे, और पूरी चहमुगोइयाँ, बहस और अंदाज़े, तबसरे, तज़िये ये सारे जारी रहे और ये सिलसिला जो है वो चलता रहा। तमाम लोग आपस में यही बातें करते रहे और ये भी फिर ज़ाहिर है बहस रही कि 9 जजेस आके केस सुनेंगे। लेकिन फिर ज़ाहिर है इसी केस में एक बार हो चुका है कि मज़हर आलम मियां खेल साहब जो हैं, उनके जब बहनोई जो शाहिद हयात साहब FIA वाले, जब उनकी डेथ हुई थी तो उस वक्त भी ये केस नहीं, उसकी समाअत हुई थी कि एक जज साहब नहीं है। और जब एक जज साहब नहीं होते इस तरह के केस में तो उस वक्त तक बेंच मुकम्मल नहीं होता, और जब तक बेंच मुकम्मल ना हो तो बाकी जजेस जो हैं वो समाअत नहीं करते। तो इस दौरान चीज़ें होती रहीं। वो आधा घंटा तो खैर बड़ा मुश्किल था। 12:01-2 पे जब बाकी भी जो हैं अदालत के जो एहलकार हैं, जब उन्होंने बाकी गाउन वगैरह आकर रखे तो फिर सबकी तसल्ली हो गई कि इसका मतलब है कि जजेस नहीं आ रहे। फिर ज़ाहिर है सबको इंतज़ार था कि कब कोई अंदर से खैर खबर आएगी कि क्या होने जा रहा है, और यही अंदाज़ा था हमें कि कोई अंदर से कोई बंदा आएगा अदालती और वो आके अनाउंस करेगा। या हमें ये था कि मैं इमरान वसीम साहब को कह रहा था कि ये ना हो कि यही पता चले कि हम सारे कोर्ट रूम में बैठे हैं और जो PRO हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो शायद साहब वो कोई मैसेज जो है वो व्हाट्सएप पे कर दें। हमारे तो मोबाइल भी बाहर जमा है, तो यही पता चले कि बाहर वाले वो, क्योंकि ख़बरों की दौड़ भी होती है कि बाहर वाले पहले ख़बर चला दें और हम लोग जो अंदर बैठे हों हमें पता ही ना हो कि क्या हुआ है। खैर 12:28 पर एक जो अदालती जो अमला उनमें से कोर्ट एसोसिएट हैं जो कि आम तौर पे अनाउंस करते हैं, कॉज लिस्ट को अनाउंस करते हैं। उनके पास कॉज लिस्ट होती है, वो उस कॉज लिस्ट को अनाउंस करते हैं, सीरियल नंबर 1 फ़लाँ वर्सेस फ़लाँ। तो फिर वो वकला आ जाते हैं और ये उनका काम होता है। तो वो एक पेज लेकर आए और उस पेज से आके उन्होंने अनाउंस किया, और उन्होंने अनाउंस ये किया कि एक जज साहब का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। उसके बाद एक और जज साहब जो इस बेंच में शामिल हैं, उनका टेस्ट जो है वो दिया गया है। और SOPs के मुताबिक
नेक्स्ट 48 आवर्स में उसकी रिपोर्ट आनी है। तो लिहाजा ये केस जो है वो 11 जून तक एडजन किया जाता है। अब सवाल ये है कि अगर अल्लाह ताला करम करे जज साहब का टेस्ट जो है वो नेगेटिव आए भी तो क्या सारे जजेस को दोबारा होगा और सबकी जो रिपोर्ट आएगी तमाम जजेस की, तो उसके बाद फिर ये बेंच बैठेगा नहीं बैठेगा या कुछ दिन के लिए एडजन कर दिया जाता है केस? क्योंकि एक मसला ये भी है कि 18 जून से या 20 जून से तकरीबन छुट्टियां शुरू हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट की, जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, और ये छुट्टियां जून से लेके और 9-10 सितंबर तक होती हैं। तो अगर अब ये केस नहीं लगता 1 हफ़्ता 10 दिन, तो फिर ज़ाहिर है छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। और छुट्टियों में बेंचेस तो मौजूद होते हैं, एक दो इस्लामाबाद में मौजूद होते हैं, एक आध बेंच लाहौर में होता है, एक आध कराची में होता है, लेकिन तमाम बेंचेस और तमाम जजेस मौजूद नहीं होते, क्योंकि ज़ाहिर है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उन्हें पूरे साल में पता होता है कि यही छुट्टियां होती हैं जब उनकी कमिटमेंट्स होती हैं। उन्होंने पाकिस्तान से बाहर अगर जाना है, गो कि आप तो हालात नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहरहाल ये छुट्टियों के दिन होते हैं। तो अब ये भी देखना होगा। और अगर 11 को ये समाअत होती है, तो 11 को अगर हम देखें तो मैं 11 को देख नहीं सका कि क्या दिन होगा। अगर हम 11 को देखें तो थर्सडे है। 11 को अगर ये समाअत होती भी है तो आगे 12, 13, 14 को तो हो नहीं सकती, जुमा इतवार नहीं होती। तो आगे अगर 4 दिन समाअत होती है, 3 दिन यानी 15, 16, 17, 18 4 दिन होती है, तो 18 से फिर छुट्टियां स्टार्ट होनी हैं। तो अब सवाल ये है कि छुट्टियां डिले कर दी जाएंगी और ये केस जजेस मुकम्मल तौर पे इसको सुनेंगे या ये छुट्टियों के बाद जाता है, ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अभी भी 8 से 10 समातें और होनी हैं, और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि अगर 8-10 समातें होनी हैं तो फिर जजेस शायद छुट्टियों पे ही चले जाएं, क्योंकि कोरोना की वजह से पहले बहुत ज़्यादा अदालत के ऊपर दबाव है। अदालती एहलकार जो हैं उनके टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। जजेस अब एक जज साहब का पॉजिटिव आ चुका है, एक की रिपोर्ट आनी है, बाकियों के भी अब दोबारा टेस्ट जाएंगे। तो इसलिए अब ये 11 को पता चलेगा। ये भी हो सकता है कि जब जज साहब की रिपोर्ट आए उसके बाद मज़ीद जो है वो कंसीडर करने के बाद पहले ही सुप्रीम कोर्ट बता दे कि ये केस कब तक एडजन किया जा रहा है। एक और मसला अब हमने ये भी देखा कि कल स्टील मिल वाला केस था, वो भी अभी उसको डिलिस्ट कर दिया गया है, कल उसकी समाअत जो है वो नहीं होगी। बहरहाल एक अहम मुकदमा है, पूरे पाकिस्तान की नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं, क्योंकि देखें जो तासुर है, जो आवाम में तासुर जा रहा है वो कोई मुनासिब नहीं जा रहा। क्योंकि मैं अभी आपको एक कमेंट पढ़ के बताता हूँ। ये कमेंट है दानिश साहब के नाम से। मैंने अदील वड़ाई साहब के साथ एक वीडियो की आज सुप्रीम कोर्ट से निकलने के बाद। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि लोगों में तासुर क्या है इस वक्त अदालत के बारे में, पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे के बारे में। वो ये कहते हैं कि जजेस के नज़दीक टैक्स चोरी और असासे छुपाना कोई जुर्म नहीं, बशर्ते के जज हों। ठीक है कि जजेस के नज़दीक टैक्स चोरी और असासे छुपाना कोई जुर्म नहीं, बशर्ते के मतलब जिस पे इल्ज़ाम हो वो कोई जज हो। और साथ ही वो कहते हैं कि अगर वो जज नहीं है तो आपको जेल भेज देंगे, बेशक आप वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो। तो यानी कि अगर ये तासुर जो जा रहा है, जिस वजह से मैं कह रहा हूँ कि बहुत नेगेटिव तासुर जो है वो जा रहा है, लोग जो ले रहे हैं, इसलिए अदालत के ऊपर बहुत ज़्यादा इस हवाले से दबाव है कि मुकम्मल इंसाफ होना चाहिए। और ये नहीं तासुर जाना चाहिए कि जजेस जो हैं वो कानून से बालातर हैं और जजेस का एहतसाब नहीं हो सकता, जजेस से पूछा नहीं जा सकता, जजेस जवाबदेह नहीं हैं। सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट्स को, हर बंदे से आप पूछ सकते हैं, लेकिन जब जज साहब की बारी आए तो टेक्निकल चीज़ों की बुनियाद पर उनको छोड़ दिया जाए या बचा लिया जाए। तो ये बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है और इसीलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो एक केस है। जजेस को जवाबदेह होना चाहिए, जजेस जवाबदेह होते हैं। और एक और जो मसला है वो ये है कि जज जो हैं फाइज ईसा साहब, उन्होंने जवाब अपने जजेस को ही देना है, जज का एहतसाब जज नहीं करना है। पाकिस्तान वो शायद वाहिद मुल्क है जहाँ पे जजेस लगाते भी, नया जज लगाते भी जज हैं और जज हटाते भी जज हैं। जज खुद अपने जजेस का एहतसाब करते हैं। तो अब अगर उनको उन जजेस पे भी यकीन नहीं है, एतमाद नहीं है, भरोसा नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है फिर क्या कहा जा सकता है। 5 जज हैं, 3 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और 2 जो हैं वो हाई कोर्ट के सीनियर 3 जजेस हैं, और उन 5 ने बैठ के और अपने जज का एहतसाब करना है, जवाब लेना है। अगर वो उनको मुतमईन कर लेते हैं तो ये केस फारिग हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह उमर अहमद साहब ने एक बार कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्रायल है, बतौर इदारा ऑन ट्रायल है। लोगों का एतमाद इसके ऊपर से कमज़ोर नहीं होना चाहिए और ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि अगर आप जज हैं तो आप मुबैना तौर पर टैक्स चोरी करें, आप असासे छुपाएँ, आप मनी ट्रेल ना दें, आप ज़राए आमदन ना बताएं, आप कुछ भी ना करें तो आप बच जाएंगे।
लेकिन अगर आप सियासतदान हैं, अगर आप MNA हैं, तो आप अपनी बीवी का एक अकाउंट भी अगर गलती से भी आप कहें कि डिक्लेयर नहीं करेंगे तो आप ताहयात नाअहल हो जाएंगे। तो ये जो फ़र्क है, इस फ़र्क को मिटाने के लिए, लोगों का एतमाद अदालत के ऊपर बहाल करने के लिए ज़िम्मेदारी इन 10 जजेस पे बहुत बड़ी है। देखते हैं कि ये जजेस अपनी ये ज़िम्मेदारी कैसे निभाते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नसरो। अल्लाह हाफ़िज़।